तो चलिए आज हम चलते हैं समय में पीछे और प्राचीन भारत के एक ऐसे शानदार दौर की बात करते हैं जिसे उसकी चमक और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य की। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आखिर किसी भी दौर को, किसी भी समय को स्वर्ण युग या गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? इसका पैमाना क्या है? प्राचीन भारत के लिए इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। गुप्त साम्राज्य, एक ऐसा समय जिसने देश की तकदीर पर एक गहरी छाप छोड़ी। गुप्त काल को असल में शांति, समृद्धि और हर क्षेत्र में हुई हैरान कर देने वाली तरक्की के लिए जाना जाता है। सच कहें तो ये वो समय था जब भारत ने दुनिया को अपनी असली चमक दिखाई थी। तो फिर ये शानदार कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए एकदम जड़ों से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से राज्य ने इतने बड़े और महान साम्राज्य की शक्ल ले ली। देखिए, इसकी नींव रखी थी श्री गुप्त ने 3वीं शताब्दी के आखिर में। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब लगभग 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। उनका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करना महज एक शादी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा राजनीतिक कदम था जिसने गुप्तों की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। और जरा ये उपाधि देखिए, महाराजा अधिराज। इसका मतलब है राजाओं का भी राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐलान था कि अब एक नई महाशक्ति का उदय हो चुका है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दो ऐसे जबरदस्त शासक आए जिन्होंने इस साम्राज्य की तकदीर ही लिख दी। एक महान विजेता था तो दूसरा कला और ज्ञान का सबसे बड़ा संरक्षक। और इनमें से पहले थे समुद्रगुप्त, इतने महान योद्धा कि इतिहासकार उन्हें आज भी भारत का नेपोलियन कहते हैं। उनकी सैन्य प्रतिभा का कोई जवाब नहीं था। यहाँ हम दोनों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ से समुद्रगुप्त, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर साम्राज्य का विस्तार किया, जिसका जिक्र हमें इलाहाबाद के स्तंभ लेख में मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो एक कलाप्रेमी भी थे। सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके दौर में साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक बुलंदी पर पहुंचा। उन्होंने शकों को हराकर पश्चिमी भारत पर कब्जा किया, जिससे व्यापार के नए रास्ते खुल गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर की जो सबसे बड़ी पहचान है, वो थे उनके दरबार के नवरत्न, यानी 9 असाधारण विद्वानों का समूह। जरा सोचकर देखिए, एक ही राजा के दरबार में, एक ही छत के नीचे उस दौर के 9 सबसे बड़े जीनियस एक साथ काम कर रहे थे। इनमें महाकवि कालिदास भी शामिल थे, जिनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य की शान मानी जाती हैं। तो चलिए अब उन अद्भुत खोजों और कलाकृतियों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से इस युग को असल में स्वर्ण युग का दर्जा मिला। और सबसे पहले ये शून्य, जीरो, वो आविष्कार जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हां, ये भी गुप्त काल की ही देन है। सिर्फ जीरो ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में तो जैसे एक क्रांति ही आ गई थी। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और उन्होंने ही पाई का सबसे सटीक मान निकाला। दशमलव प्रणाली भी इसी दौर में विकसित हुई। और शिक्षा की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां पूरी दुनिया से छात्र और विद्वान खींचे चले आते थे। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई आसान काम तो था नहीं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रशासनिक सिस्टम बनाया गया था। साम्राज्य को प्रांतों में, जिन्हें भुक्ति कहते थे, बांटा गया था, और स्थानीय स्तर पर ग्राम परिषदों को भी काफी अधिकार दिए गए थे। इसी वजह से शासन बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहता था। कला और वास्तुकला की बात करें तो वो तो अपने शिखर पर थी। इस समय में बनी बुद्ध की मूर्तियों में जो शांति और संतुलन देखने को मिलता है, वो वाकई अद्भुत है। अजंता की गुफाओं की चित्रकला और शुरुआती पत्थर के मंदिर, ये सब गुप्त काल की कला की महानता की गवाही देते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर चीज का एक अंत होता है। गुप्त साम्राज्य का भी हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी महान विरासत भी खत्म हो गई। तो हुआ ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक आए, वो उतने ताकतवर नहीं थे। ऊपर से बाहर से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे, और अंदरूनी झगड़ों ने भी साम्राज्य को कमजोर कर दिया। और आखिरकार लगभग 550 ईस्वी तक ये महान साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। लेकिन जैसा मैंने कहा,
साम्राज्य भले ही बिखर गया हो, पर उसकी असली कहानी तो उसकी विरासत में जिंदा रही। विज्ञान, गणित, कला, साहित्य और शासन प्रणाली, इन सब में उनकी देन ने आने वाली कई सदियों तक भारतीय सभ्यता को रास्ता दिखाया। और आखिर में बस ये एक सवाल कि कैसे एक साम्राज्य जो 1500 साल पहले खत्म हो गया, उसके दिए हुए शून्य और दशमलव जैसे आविष्कार आज भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दुनिया की बुनियाद बने हुए हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।